1500 किलोमीटर दूर टारगेट, मार्क 10 की स्पीड और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वो कब तबाह हो गया। भारत ने कर दिखाया है एक ऐसा टेस्ट जो पूरे इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी और आज की इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के बारे में, जिसका फेज 2 टेस्ट डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की भविष्य की युद्ध क्षमता का एक बड़ा संकेत है। यह टेस्ट ओडिशा के तट से किया गया, जहां डीआरडीओ ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का फेज 2 ट्रायल पूरा कर लिया है। इस टेस्ट में मिसाइल ने तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया है, और वो भी डायरेक्ट प्रिसीजन के साथ, यानी न सिर्फ स्पीड बल्कि एकदम सटीक वार यहाँ पर हुआ है। तो अब बात करते हैं इसकी सबसे खतरनाक ताकत के बारे में, जो है इसकी स्पीड। देखिए, ये मिसाइल शुरुआती फेज में मार्क 10 तक पहुंच सकती है और बाद में ग्लाइड करते हुए मैक 5 की स्पीड को बनाए रखती है, यानी मैक 5 की जो सस्टेन स्पीड है उस पर यह ट्रेवल कर सकती है। मार्क 10 का मतलब है कि आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज। इतनी स्पीड पर दुश्मन के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं बचता। देखिए, ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल मिसाइल है जो भारत ने बनाई है, तो आप गलत हैं। ये काम करती है एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरह, यानी एचजीवी की तरह। यहाँ पर प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले स्टेज में जो रॉकेट है वो इस मिसाइल को ऊपर लेकर जाता है। फिर दूसरा स्टेज में हाइपरसोनिक स्पीड प्रदान करता है और उसके बाद ये ग्लाइड करना शुरू करती है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि आम मिसाइलों की तरह यह मिसाइल एकदम ऐसे नहीं उड़ती कि आप इसके पाथ को प्रिडिक्ट कर लें या इसको आप डिटेक्ट कर लें। बेसिकली ये सीधी लाइन में उड़ती ही नहीं है, बल्कि रास्ते में मनूवर करती है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस मिसाइल की एक बड़ी ताकत है इसकी एक्यूरेसी। देखिए, इसमें इंडिजिनस सेंसर और एवियोनिक्स लगे हुए हैं, और ये मिड कोर्स में अपना रास्ता बदल सकती है, यानी बीच रास्ते में ही अपना ये पाथ चेंज कर सकती है, जिसमें एनिमी को जो प्रेडिक्शन है वो करने का समय ही नहीं मिलता कि ये मिसाइल कहाँ से आ रही है और कहाँ पे हिट करेगी। और आखिरी फेज में तो ये लॉक करके डायरेक्ट हिट भी कर सकती है, यानी लास्ट फेज में, या जिसको हम टर्मिनल फेज भी कहते हैं, वहां पर ये टारगेट को लॉक करके उस पर प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकती है। और यही कारण है कि चलते हुए जहाज़ों को भी इससे हम निशाना बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दुश्मन इसे रोक क्यों नहीं पाएगा, या फिर इसको रोक पाना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है इसकी खुद की स्पीड। अब जैसा मैंने भी कहा, पहले भी कहा कि ये मार्क 10 की स्पीड पर ट्रैवल करती है, यानी कि एक हाइपरसोनिक स्पीड है, और इतनी तेज स्पीड पे वो जो आज के हमारे रेडार सिस्टम है वो इतने कैपेबल नहीं है कि इसको सटीकता के साथ ट्रैक कर सके। दूसरा, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट। इसकी ऊंचाई इतनी कम होती है कि पहली बात तो उसको रडार पर देख पाना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, और अगर आप इसको एक बार को देख भी लेते हैं तो ये इस रफ्तार के साथ आती है कि आपके पास रिएक्ट करने का मौका ही नहीं बचता फिर। और तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो है लगातार मनूवर करने की। यानी हमने पहले भी कहा कि किसी ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं है जो कि एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करे। ये अपने पाथ को चेंज करती है, लगातार मनूवर करती है, जिससे इसके पाथ को प्रेडिक्ट कर पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये तीनों मिलकर इसे लगभग अनइंटरसेप्टेबल बना देते हैं, यानी रेडार को पता भी नहीं चलता, और अगर पता चला भी तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होती है। ये मिसाइल खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई है। अब नौसेना के लिए बनाए जाने के पीछे का एक खास उद्देश्य है जो आपको जानना चाहिए। देखिए, दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े युद्धपोत और हाई वैल्यू टारगेट अब सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मिसाइल बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर के किलर के तौर पर देखी जा रही है। भारत समुद्र में दूर तक हमला कर सकता है, और इससे दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको हम निशाना बना सकते हैं, उनके डिस्ट्रॉयर्स को तबाह कर सकते हैं, या दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट है उनको हम 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके ही तबाह कर सकते हैं। अब तक भारत के पास 2 तरीके की ताकत थी। एक थी सुपरसोनिक ताकत, जिसको हम ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल्स में से एक है, और दूसरी थी बैलिस्टिक मिसाइल, जो लंबी दूरी तक जाती है। लेकिन LRASHM जो है, ये बेसिकली इन दोनों के बीच के गैप जो है उनको फिल करती है। ये हमें ज़्यादा स्पीड देती है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड से ज़्यादा है, ज़्यादा स्मार्ट देखने को मिलती है, और ये ज़्यादा खतरनाक है, और इसीलिए इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस टेस्ट के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो रहा है जिनके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, और यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशन मजबूत है, दुश्मनों के लिए एक बड़ा डिफरेंस है, और आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पर एक बड़ी जीत हमें देखने को मिली है।
तो दोस्तों ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, ये भारत के भविष्य की युद्ध की शक्ति का एक ट्रेलर है, जहां पर दुश्मन ने देखा कि भारत के पास स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है और टेक्नोलॉजी भी है। अब बात कर लेते हैं तेजस मार्क 1 अल्फा के बारे में। क्या तेजस मार्क 1 अल्फा आखिरकार भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है? क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एचएएल के बीच में मई मध्य में जो मीटिंग होगी 2026 में, इसका प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई अब हमें इंडक्शन के तरफ ये प्रोग्राम ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है? और एचएएल में कुछ ऐसी हरकतें चल रही हैं जो ये चीज़ साबित कर रही हैं कि अब सेरेमनी की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या सच में डिलीवरी शुरू होने वाली है या फिर हमें एक और डिले देखने को मिलेगी? आइए जानते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तेजस को बनाया गया है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया गया है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का प्रतीक है। लेकिन कई सालों की डिले, इंजन सप्लाई समस्या और टेक्निकल इंटीग्रेशन के जो मुद्दे हैं, इन सब के बीच में अब एक निर्णायक मोड़ आ चुका है। मई 2 के मध्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी जो हैं, रवि कोटा सर, इनके नेतृत्व और इंडियन एयरफोर्स के डेलीगेशन के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग होनी है और पूरे तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम का फैसला करने वाली ये एक अहम बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोडक्शन और रेडीनेस रिपोर्ट अपनी प्रदर्शित करेगा। इंडियन एयरफोर्स अपने टेक्निकल और ऑपरेशनल मूल्यांकन को करेगी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसी के बाद तय होगा कि विमान की डिलीवरी के लिए इंडियन एयरफोर्स या एचएएल तैयार है या नहीं। ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं है, ये एक तरीके से नो या फिर गो की स्थिति है। यानी अगर यहाँ पर जो सब कुछ सही है तो फिर गो होगा, और अगर सब कुछ सही नहीं है तो फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नो होगा। अब बात करते हैं करंट स्टेटस की। देखिए, 5 तेजस मार्क 1 अल्फा डिलीवरी के लिए तैयार है, ऐसा एचएएल क्लेम करती है। और 9 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो निर्माण के विभिन्न विभिन्न चरणों में है। और अभी कुछ रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया गया कि कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको टैकल किया जा रहा है। इनमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गए, फाइनल सिस्टम इंटीग्रेशन हो गया और F404 इंजन की सप्लाई हो गई। इन सब को लेकर चीज़ों को सामान्य किया जा रहा है। यानी एयरक्राफ्ट तैयार है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपनी क्राइटेरिया या पैरामीटर्स को डाउन करने के मूड में नहीं है। इंडियन एयरफोर्स से अभी उन्हें एक्सेप्टेंस की उम्मीद है और जैसे एचएएल को एक्सेप्टेंस मिलती है तभी ये विमान डिलीवर होंगे। मीटिंग के बाद इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ग्राउंड और फ्लाइंग इंस्पेक्शन करेंगे, जहां पर चेक किया जाएगा रडार परफॉर्मेंस कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम चेक किए जाएंगे, वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट होगा। इसके अलावा जो मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी है ये भी देखी जाएगी। और सब कुछ अगर तय मानकों पर खरा उतरता है तो फिर ऑफिशियल डिलीवरी की प्रक्रिया जो है वो हमें जून से अगस्त के बीच में देखने को मिल सकती है। ये फैसला इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय फाइटर स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। पुराने मिग-21 के जाने के बाद ये गैप और ज़्यादा गहरा गया है। अब तेजस मार्क 1 अल्फा के रोल की बात करें तो ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी देता है। मॉडर्न एवियोनिक्स हो गई, एसा रडार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गया। अगर ये प्रोग्राम सफल होता है तो भारत की एयर पावर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।